चलो चलो, अब कह रहा है सूट बाय दी थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। एक नया टॉपिक आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज भी आ सकता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। इसके बहुत सारे नाम है तो आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है। पहला जो नाम है वो है बेटा, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, प्रीविटी, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि इसमें बेटा कोई थर्ड पार्टी आके क्या केस फाइल कर सकती है, क्या स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। स्ट्रेंजर का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मैंने तन्नू दीदी से कॉन्ट्रैक्ट करा था स्कूटी देने का, और मैंने स्कूटी ले ली और तन्नू दीदी को पैसे दे दिए, स्कूटी ले ली पैसे दे दिए। क्या कोई थर्ड पार्टी जो यहाँ पे खड़ी है लाइक उज्जवल, क्या तन्नू दीदी पे केस फाइल कर सकता है अगर ये स्कूटी नहीं देगी पैसे लेने के बाद? आंसर इज, जनरली आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये कौन है बेटा, ये स्ट्रेंजर है। ये कौन है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब कौन है? अजनबी। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? अजनबी। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसलिए वो अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता। तो यही कंसेप्ट बोलता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसी का नाम है सूट बाय थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने कंसिडरेशन पढ़ा कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वो एक जनरल रूल था, ऐसे ही यहाँ पे जनरल रूल क्या है, एज ए जनरल कंसेप्ट ए स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल ए सूट एंड कांट बी स्यूड बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल क्या बोलता है कि उज्जवल, तन्नू और मेरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में, तन्नू दीदी और मेरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोलो। क्योंकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या है, एक स्ट्रेंजर है, और स्ट्रेंजर बीच में आके सूट फाइल नहीं कर सकता, और ना ही हम स्ट्रेंजर के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। आया? अगर स्ट्रेंजर आएगा तो हम दोनों क्या बोलेंगे, या जज साहब क्या बोलेंगे, बीच में ना बोल, क्या बोलेंगे? जज साहब क्या बोलेंगे? बीच में ना बोल। जब दो बड़े बात कर रहे हो, यानी जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो बात कर रही है तो आप बीच में होने वाले, बोलने वाले होते कौन हो? ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन इसके भी बेटा कुछ एक्सेप्शन है, इसके भी बेटा कुछ एक्सेप्शन है, जहां पे कोई स्ट्रेंजर भी जाके सूट फाइल कर सकता है, जहां पे कोई स्ट्रेंजर भी जाके सूट फाइल कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? चले आगे, चलो पहले एग्जांपल पढ़ लो ये वाला, आ जाओ। कह रहा है एक्स सोल्ड हिज कार टू वाई फॉर 1 लाख क्लेमिंग दैट द कार इज वेरी गुड कंडीशन, इफ देयर आर सम प्रॉब्लम इन द कार देन द वाई कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द एक्स। सही है? वाई कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। आ रहा है एग्जांपल समझ में? आगे देखिए, सपोज मिस्टर पीके सर हु इज नेबर ऑफ द मिस्टर वाई, कौन है ये? वाई के नेबर है, वांट टू फाइल द सूट अगेंस्ट द एक्स, कैन ही डू सो? आंसर इज नो। जनरली, जनरल कंसेप्ट क्या बोलता है कि नहीं, हमेशा अगर एक्सेप्शन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अभी एक्सेप्शन आपको पता भी नहीं है, अगर एक्सेप्शन वहां पे नहीं लग रहे हैं तो जनरल कंसेप्ट लगेगा। सही है? जनरल कंसेप्ट क्या बोलता है मेरे बच्चे? स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं कर सकता, और ना ही हम स्ट्रेंजर पे सूट फाइल कर सकते। तो क्या है जनरल कंसेप्ट बताइएगा? स्ट्रेंजर कांट बी, स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल सूट एंड कांट बी स्यूड। आ गया? आया नहीं आया? हम उस पे सूट फाइल नहीं कर सकते और ना वो हम पे सूट फाइल कर सकता। आया या नहीं आया? इतना जनरल कंसेप्ट समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा है बेटा? अब देखो क्या है ये, एक्सेप्शन टू दी प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और व्हेन ए स्ट्रेंजर यानी कि थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट। क्या बोला? क्या पॉइंट आया है बताना, बोलो बोलो। सूट फाइल कर सकती है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो बच्ची बीमार है वो बोल रही है और आप में से कोई नहीं बोल रहा, डूब के मर जाना। चलो आया? तो देखो पहला केस क्या आ रहा है, पहला केस पढ़िए इसमें से। पहला केस है, इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द ट्रस्टी। क्या इतनी लाइन पढ़ के किसी को कुछ समझ में आया? इन द केस ऑफ ट्रस्ट, इन द केस ऑफ ट्रस्ट, इन द केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अगेंस्ट
ट्रस्टी। क्या इतनी लाइन पढ़ के कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया? चलो मैं समझा देता हूं। सुनो बेटा, आप मंदिर मंदिर तो गए हो। मंदिर क्या होते हैं? एक तरह के बेटा ट्रस्ट होते हैं। मंदिर क्या होते हैं? अंडर ए ट्रस्ट स्टैब्लिश होते हैं। ट्रस्ट तो समझते हो ना? ट्रस्ट क्या होता है? अरे एनपीओ की अकाउंटिंग पढ़ी है? एनपीओ के बारे में सुना है? एनपीओ एनजीओ के बारे में सुना है? क्या होता है ये सब? ये सब बेटा क्या होते हैं? ट्रस्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके मंदिर का। आपके मंदिर का, अब मान लो आप आइस्कॉन तो गए हो। इस्कॉन टेम्पल होता है ना, यही होती है। इस्कॉन गए हो आप? कहाँ पे? यहाँ। इस्कॉन गए हो आप? बोलो। कोई नहीं गया? इतना अच्छा टेम्पल है। हरे कृष्णा हरे राम। कोई नहीं गया? चलो घूम के आना, घूम के आना। अच्छा है। ये बेटा कृष्णा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? कृष्णा जी का। तो ये स्टैब्लिश है, यानी अगर इसके जो पेपर बने होंगे कहीं तो रजिस्टर हुआ होगा मंदिर भी, तो ये एज ए ट्रस्ट स्टैब्लिश हुआ होगा। कैसे स्टैब्लिश हुआ होगा? एज ए ट्रस्ट। इतना तो समझ में आ गया? पक्का? अब ध्यान से समझना। जो सुनो सुनो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ये नहीं समझा तो। देखो, जो कोई भी ट्रस्ट होता है ना बेटा, उसको ना सेटलर बनाते हैं। सेटलर या फिर ऑथर, ये कौन होते हैं? जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है। जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं? सेटलर या फिर ऑथर। आ गया? ये समझ में आया? और बेटा ये ना किसी को असाइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या होते हैं बेटा? ट्रस्टी वो बंदे होते हैं हु मैनेज दी ट्रस्ट। ट्रस्टी कौन होते हैं? हु मैनेज दी ट्रस्ट, यानी मैनेजर्स। यानी मैनेजर्स, यानी इस्कॉन को मैनेज कौन कर रहा है? हाँ, आप जाते हो ना वहां पे, उनके टैग लगा होता है, एक एक टैग लगा होता है। वो सब कह रहे होते हैं चलो आगे चलो, चलो इधर चलो उधर चलो। वो सब ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं चीजें को। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वो सब कौन है बेटा? ट्रस्टी हैं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बनाने वाले ने कि भैया आप लोग ना इसको मैनेज करोगे, आप लोग इसको मैनेज करोगे। तो जो मैनेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रस्टी। आ रहा है? आ रहा है? और जो वहां पे, अब अगर इन इन लोगों ने एक मंदिर बनाया है, तो यहाँ पे बेटा मंदिर किस लिए बनाया बताना? लोग दर्शन करने जाएंगे। तो जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जैसे आप लोग, मैं, आप सब, जो जो लोग वहां दर्शन करने जा रहे हैं वो कौन है बताना? बोलो वो कौन है? हाँ, कस्टमर। वो है बेटा बेनिफिशियरी। वो कौन है? अरे वहां पे किसकी मुरादें पूरी हो रही है? किसकी? ऑथर की हो रही है। उसकी तो हो ही रही होंगी, लेकिन वहां पे जा कौन रहा है अपनी मुरादें पूरी कराने? आप लोग। तो आप सब लोग कौन हो गए? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी हो गए नहीं हो गए? बताओ। नहीं आ रहा? सर पल्ले नहीं पड़ रहा? आ रहा है समझ में? तो तीन पार्टी बताई मैंने एक ट्रस्ट को चलाने में, कौन कौन सी बताना? सेटलर, जिसको ऑथर भी बोलते हैं, वो कौन होते हैं? हु क्रिएट द ट्रस्ट, जिसने इस्कॉन टेम्पल बनाया होगा, जिसका आइडिया होगा कि हम यहाँ पे बनाएंगे इस्कॉन टेम्पल, हम गवर्नमेंट से जमीन अलॉट करवाएंगे, हम यहाँ पे लोगों से कंट्रीब्यूशन लेंगे, डोनेशन लेंगे, पैसा लेंगे और पैसा लगाएंगे। डन। उन लोगों ने कुछ मैनेजर्स हायर करे होंगे, वो मैनेजर उस पूरे ट्रस्ट को हमेशा मैनेज करेंगे, उनकी ड्यूटी है मैनेज करना। तो वो लोग कौन हो गए बताना? ट्रस्टी। और वहां पे जो लोग भक्तजन जो वहां दर्शन करने आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी। आया समझ में? पक्का? पक्का? अब मेरे को बताओ, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस्कॉन के किसी आदमी से? आप कभी गए थे जब बन रहा था? क्या आपकी कोई ड्यूटी है वहां पे? तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में जो इन दोनों का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बना है कि भैया मैं ऑनर हूं और तुम वहां पे काम करोगे, है ना? बिजनेस तो चल ही रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बिजनेस नहीं, सॉरी, वहां पे सेवा तो चल ही रही है ना? सेवा तो चल ही रही है। तो आप लोग सुन लो प्लीज,
आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक तरह से क्या हो मेरे बच्चे, स्ट्रेंजर। बोलो, स्ट्रेंजर हो या नहीं हो, स्ट्रेंजर हो या नहीं हो, इतना समझ में आ रहा है, स्ट्रेंजर हो। अब ध्यान से समझना, आप सुन लो प्लीज। अगर आप वहां पे हमेशा जाते हो और आपका विश्वास है कि वहां पे जाके आप लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, ठीक है, आप वहां पे एक दिन एक ऐसी हरकत देख लेते हो जिससे आपको बहुत ही गुस्सा आता है। जैसे आप मान लो गलती से 9 बजे शाम को पहुंच गए और वहां पे जितने भी ट्रस्टी लोग हैं सब बैठ के पैक लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पे, 3 पैक बलिए, हाँ, और गाना भी चल रहा है, तेज तेज हरे कृष्णा हरे रामा हो रहा है, और पीछे पीछे वाले रूम में 3 पैक बलिए चल रहा है। तो आपको कैसा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा कि ये ऐसी धार्मिक जगह पे कैसा कैसा काम कर रहे हैं, आएगा या नहीं आएगा, आप बताओ, आएगा। तो आप क्या करोगे, बोलो, आप इन पर सूट फाइल इस केस में कर सकते हो कि इन्होंने जिस पर्पस के लिए ये ट्रस्ट क्रिएट करा है ये वो चीजें नहीं कर रहे हैं और ये ट्रस्ट बनाकर कुछ कुछ गंदा गंदा काम कर रहे हैं। समझ में आया, समझ में आया, अरे आया या नहीं आया। तो इन द केस ऑफ ट्रस्ट, इन द केस ऑफ ट्रस्ट जो बेनिफिशियरी है वो सूट फाइल कर सकता है, किसके ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर यानी ऑथर के ऊपर भी और केयर टेकर के ऊपर भी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसका दूसरा एग्जांपल आप कोई भी उठा सकते हो, आपको चीजें समझ में आ गई हैं। मान लो कोई ट्रस्ट बना था कि वो जितने भी ऐसी जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जो बेचारे अनाथ बच्चे होते हैं उनको हम रखेंगे और उनका ख्याल रखेंगे, और वहां से अनाथ बच्चों को रखा जा रहा है और कुछ कुछ बच्चों को वहां से बाहर के देशों में, रशिया में, ठीक है, उल्टी सीधी कंट्री में वहां पे सप्लाई करा जा रहा है। तो अगर किसी को पता चलता है, वहां के ही किसी बंदे को पता चलता है, तो क्या वो सूट फाइल कर सकता है, आंसर इज यस, वो सूट फाइल कर सकता है। समझ में आया। तो जो बेनिफिशियरी है वो सूट फाइल कर सकता है इन केस ऑफ ट्रस्ट। क्लियर है, पक्का। चलो अब यहां से देख लें एक बार यहाँ क्या लिखा है, आ जाओ समझ लो मेरे बच्चे। कह रहा है हियर द बेनिफिशियरी कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द ट्रस्टी इवन दो ही इज ए स्ट्रेंजर। सही है, आ गया। चलो कह रहा है ए सेटलर ए, अरे यहाँ पे ना इसको मैं काट देता हूं, ये आप अपने आप ड्रॉ कर लेना। इसको बच्चे मैं काट रहा हूं, आपको ये वाला ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है, आया नहीं आया, आज से पहले आपको पता ही नहीं था मंदिर कैसे चलते हैं ना, आज पता चल गया आपको। सारे जितने भी ट्रस्ट होते हैं ना उनका यही तरीका होता है, ठीक। कोई सेटलर होगा वो उसे बनाएगा, वो वहां पे ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, वो वहां पे ट्रस्टी अपॉइंट करेगा और वो ट्रस्टी उसको मैनेज करेंगे और किसी बेनिफिशियरी के लिए वो बनाए जाते हैं। क्लियर है, चलो आगे चले। तो पहला केस आपको समझ में आ गया मेरे बच्चे, आया या नहीं आया, हाँ, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आ गया। वो तो कल पता चलेगा जब मैं पूछूंगा ना आपसे। पॉइंट 2 आ रहा है, पॉइंट 2 प्लीज यहां से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या एक लाइन से हमें समझ में आता है। पहला वाला तो आपको एक लाइन से समझ नहीं आया था क्योंकि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गई, पक्का। चलो अगला आ रहा है, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। अगर कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है और उसमें किसी बेनिफिशियरी के पास कोई चीज जा रही है, सुन लो, अगर कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी के पास कोई चीज जा रही है, ठीक, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब भी केस फाइल कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे उज्जवल लिखना चाह रहा था लेकिन परी लिख देता हूं, अब डंडा खिंच गया मैडम, है ना। परी मैडम थी, परी मैडम को परी मैडम के पापा ने बोला कि मैं तेरे को, सुन लो, मैं तेरे को
अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, मैं तेरे को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, मैं तेरे को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन लेकिन अगर जब आपका ये छोटा सा भाई, सुन लेना, इनका एक छोटा सा ब्रदर था, बोला मैं आपको सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन जब ये आपका छोटा सा भाई, अभी ये माइनर है, जब ये 18 से ज्यादा का हो जाएगा, जब ये 18 से ज्यादा का हो जाएगा, तो इसमें से इस प्रॉपर्टी, इधर देख लो, इस प्रॉपर्टी में से 1/2 शेयर, 1/2 शेयर आप इसको दोगे। कब? कब? जब ये मेजर हो जाएगा। डन। तो पापा ने किस कंडीशन पे बोला ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का? कि आप अपने भाई को पैसा दोगे जब वो बड़ा हो जाएगा। क्या भाई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट किसके किस पे बीच में हो रहा है बताओ? पापा के और परी के। आ रहा नहीं आ रहा समझ? लेकिन क्या ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो। लेकिन मान लो अब ये 18 का हो गया और परी मैडम एज यूजुअल क्या करेंगी? क्या करेंगी? मैं तो नहीं दे रही, तू कौन है भाई, जो है मेरा वो है। नहीं आया समझ? दीदी की शादी हो गई, अब दीदी का हस्बैंड बोल रहा है कुछ नहीं देना किसी को। पापा ने किसका नाम लिखा है? परी का। वो तो एक कंडीशन है छोटी सी, है ना? तो दीदी ने बोला मैं नहीं दे रही। तो क्या ये इनका भाई, इनका प्यारा सा छोटा सा भाई जो अब बड़ा हो गया है, क्या सूट फाइल कर सकता है? आंसर इज यस। आ रहा है? ये सूट फाइल कर सकता है, हालांकि ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी। क्लियर है? चलो, ये सूट फाइल कर सकता है। क्लियर है? पक्का? पढ़ ले आप। तो सुनो सुनो, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, यहां पे बेनिफिशियरी कौन है बताना? ब्रदर। कौन है बेनिफिशियरी? कौन है? अरे ये दोनों तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना। बेनिफिशियरी कौन है? ये बेनिफिशियरी है कि इसके बेनिफिट के लिए बात करी है पापा ने, करी है या नहीं करी? हाँ, तो बेनिफिशियरी ये हो गया। तो बेनिफिशियरी शूट फाइल कर सकता है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। सही है? चलो पढ़ो, अभी बुक से भी पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है ए फादर एग्री टू ट्रांसफर हिज ऑल असेट टू द सन, यहां पे उल्टा है। However, the son must create a fund of 10 lakh for maintenance of marriage of his sister. ये दूसरा एग्जाम्पल है, जो मेरा एग्जाम्पल था वो दूसरा था। ठीक है? क्या बोला यहां पे बताना? एक फादर ने बोला कि मैं अपनी सारी असेट तेरे को दे दूंगा, इस बार उज्ज्वल की बात चल रही है, ठीक है, कि मैं सारी असेट तेरे को दे दूंगा अगर तूने उस असेट में से 10 लाख का फंड अपनी एक दीदी के लिए क्रिएट करा, जब उसकी शादी होगी तब तू उसको देगा। ठीक है? अब देखो आगे क्या हो रहा है। Here the sister, even though a stranger to the contract, can file suit against the brother for 10 लाख। अगर वो नहीं देगा तो वो सूट फाइल कर सकती है। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है? क्लियर है? देखो, बॉयज फादर एग्री टू पे, ये अगला एक और सुन लो, एग्री टू पे 10 करोड़ इफ he let his daughter to marry his son, girl's father। कॉन्ट्रैक्ट किस किस में हो रहा है? लड़के के पिता में और लड़की के पिता में। कह रहा है कि अगर आपने हमारी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दी तो मैं आपको 10 करोड़ दूंगा। दहेज नहीं है ये, दहेज नहीं है ये। सही है? उसने एक कंडीशन रखी, उसे ऐसा लगता होगा कि भैया तेरा लड़का नहीं करेगा। सही है? आगे आ जाओ। In the example, boy's father agreed to pay 10 crore to his daughter-in-law, but agreement was entered between the boy father and the girl father. Later, the boy father refused to pay the money to his daughter-in-law. Can the daughter-in-law file the suit against the father-in-law? Yes. क्या लड़की सूट फाइल कर सकती है बाद में? उसने बोला था कि मैं, बोलो बोलो, अरे लड़के के पापा ने बोला था, इस लड़का उनका बदतमीज होगा, उन्होंने बोला भाई तुम्हारी लड़की से हमारे लड़के की शादी करानी है, अगर शादी करा दोगे हम आपकी बेटी को 10 करोड़ रुपए देंगे। कितना देंगे? 10 करोड़ रुपए। ठीक है? और शादी हो जाती है, शादी के बाद बहू बन गई, बिटिया बहू बन गई। अब उसको बोल रहे कुछ भी नहीं मिलेगा, चुपचाप यहीं रहे, आराम से
जैसे जीरो वैसे जीरो, 10 करोड़ नहीं मिलेंगे। तो क्या लड़की सूट फाइल कर सकती है? हाँ, क्योंकि इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज एग्रीमेंट के तहत अगर किसी को कोई प्रॉमिस करा जा रहा है तो उस प्रॉमिस को बेनिफिशियरी भी पूरा करवा सकता है सूट फाइल करके। लड़की झूठ क्या बोलेगी? अरे तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा राइटिंग में होगा ना, कोई रिकॉर्ड होगा ना इसका, सही है, राइटिंग में होगा या ओरल होगा तो उसका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चले। हाँ, अगर नशे में बोला होगा तो पापा ने, नहीं होगा, क्यों? इनकम्पिटेंट हो जाएगा ना, ल्यूनेटिक। सही है, आ रहा है? तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आया क्या? बताओ। फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो बेनिफिशियरी है, यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है बताना? फादर वाले केस में, बॉयज फादर और गर्ल्स फादर के केस में लड़की बेनिफिशियरी है। लड़की को 10 करोड़ देने का वादा किया जा रहा है, लड़की पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उसको पता है हाँ बात चल रही है मेरे को पैसा देने की। अरे बोलो, लड़की को पता है हाँ बात चल रही है मेरे को पैसा देने की, और अगर बाद में पैसा नहीं दिया जाता तो वो सूट फाइल कर सकती है। आया? आया? तो यहाँ पे हमारी छोरी क्या करेगी? बोलो, सूट फाइल करेगी, यानी केस करेगी। सही है, आगे चले। पक्का दोनों पॉइंट समझ में आए? बहुत बढ़िया से। चलो अगला आ रहा है, इन केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन फाइल सूट। इसको समझना, इन केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन फाइल सूट। सुनो, हाँ सुनो, यहां से पढ़ लेते हैं। चलो मैं यहां पे बता देता हूं आपको। एक बेटा बैंक था हमारा यहाँ पे, पीएनबी बैंक। कौन सा बैंक था? पीएनबी बैंक। ठीक, पीएनबी बैंक से आपके पीके सर ने, आपके पीके सर ने एक लोन लिया था। क्या लिया था? लोन लिया था। कितने रुपए का? कितने रुपए का? अरे बोलो, सर पढ़ना नहीं आ रहा, इतनी जीरो क्यों लगा देते हो आप? 1 करोड़ का लोन लिया था। डन। अब आप बताओ, देखो ये हमारे प्यारे से पीके सर हैं। अब आप बताओ, शकल देख के आपको क्या लग रहा है, लोन लौटाएंगे? शकल देख के आपको लग रहा है ना? अब ये जो भाई साहब हैं, ये लोन, सुन लो सुन लो, ये लोन नहीं रिपे कर रहे हैं ना, ये रिपे नहीं कर रहे। अरे इधर देख लो प्लीज, वो लोन रिपे नहीं कर रहे। तो बैंक क्या करेगा बेटा? क्या बैंक सबके घर पे जाएगा? क्या बैंक सबके घर पे जाएगा? इस केस में बैंक क्या करता है बेटा? रिकवरी एजेंट रखता है। क्या रखता है? एक तरह से रिकवरी एजेंट। ठीक है, रिकवरी एजेंट बैंक किस मीडियम से रखता है? वो ना अपने राइट क्या कर देता है? असाइन कर देता है। अब उसने, पीएनबी बैंक ने बेटा एक इतना तगड़ा आदमी रख दिया, और इसका नाम क्या है? जीके। बोले तो ग्रेट खली। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? जीके। बोले तो ग्रेट खली। अब ग्रेट खली कहां जाएगा? ग्रेट खली जाएगा, बोल, पैसा देता है यार, आ रहा है आपको समझ में? हाँ, ग्रेट खली क्या करेगा? अब ग्रेट, मेरे को बताओ, क्या जब लोन का एग्रीमेंट हुआ था क्या ग्रेट खली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था? क्या ग्रेट खली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था? आंसर इज नो। लेकिन ये बेटा पी के सर पे अब रिकवरी करने के लिए केस फाइल कर सकता है। लेकिन बेटा अब ये पी के सर से लोन की रिकवरी करने के लिए केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने इसको अपने राइट असाइन कर दिए, और इन केस ऑफ असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक जो असाइनी है वो भी सूट फाइल कर सकता है। अच्छा, इसमें असाइनर कौन है बताना? जब कोई राइट असाइन होते हैं तो ये हो गया बेटा असाइनर जो असाइन कर रहा है, और ये हो गया कौन? बोलो, अरे बोलो, असाइनी, जिसको राइट असाइन हो रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया? बोलो, बोलो, समझ में आया? जल्दी बोलो, समझ में आया क्या?
आगे चले, चलो देखो। अब कह रहा है इन केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन फाइल सूट। ठीक है, असाइनर कौन है बेटा? असाइनर कौन है हमारे वाले एग्जांपल में? इससे आपकी आवाज से पता चल रहा है कितने ध्यान से पढ़ रहे हो आप। कौन है? पीएनबी बैंक। असाइनी कौन है? असाइनी कौन है? क्योंकि इसलिए आपकी जो आपका जो ध्यान था वो फोन में था, इसलिए। चले, और यहां पे क्या हो रहा है बेटा? एक असाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट। ठीक है, एक बार पढ़े यहां से, देखो। पंजाब नेशनल बैंक गिव लोन टू द पीके सर इतने का। लेटर ऑन पंजाब नेशनल सोल्ड हिज राइट टू रिकवर द लोन टू द ग्रेट खली। द ग्रेट खली कैन लीगली रिसीव द मनी फ्रॉम पीके सर। द ग्रेट खली इज एन असाइनी। क्लियर है? क्या क्लियर है केस? हाँ। अब ये कौन सा पॉइंट रहा? इन केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन फाइल सूट। तीन केस पढ़े, तीनों में पहले में बताना कौन सूट फाइल कर रहा था? पहला केस कौन सा था? इन द केस ऑफ ट्रस्ट कौन केस फाइल कर रहा था? बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। दूसरा कौन सा था? फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट में कौन सूट फाइल कर रहा था? उसमें भी हमारा बेनिफिशियरी कर रहा था, यानी जिसके बेनिफिट की बात करी जा रही है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो सूट फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है, हालांकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और वो तब भी एक वैलिड सूट होगा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बिहाफ पे भी। आ रहा है या नहीं आ रहा? और अभी हमने कौन सा पढ़ा? इन केस ऑफ असाइनमेंट। आया या नहीं आया? बोलो 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 बोलो। फोर्थ पॉइंट आ रहा है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसमें मजे लोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको कुछ। ठीक है, इसलिए मजे नहीं लेने। आ जाओ। अभी फोर्थ पॉइंट है स्टॉपेल बाय एक्नॉलेजमेंट। ये क्या होता है? ये सारे देखो ऐसे पॉइंट चल रहे हैं जो नाम सुन के भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके ऊपर से जा रहा है सब, तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप मस्ती कर रहे हो। सीए में ऐसी मस्ती करोगे तो रिजल्ट आपसे मस्ती कर लेगा, ध्यान रखिएगा। चले, चलो। स्टॉपेल बाय एक्नॉलेजमेंट क्या होता है बेटा? बता दूं? तैयार हो? चलो बेटा, डी था एक डेटर, और डी को पे करना था किसको? सी को। डी को कुछ पैसा एक क्रेडिटर को पे करना था, लेकिन इसके कुछ पैसे एस पे बकाया थे। ठीक है, तो इसने बोला ओए सी, तेरे को ना पैसा मेरे बिहाफ पे एस देगा। क्या बोला इसने? ओए सी, तेरे को ना पैसा मेरे बिहाफ पे एस देगा, क्योंकि मेरे को ना 20,000 रुपए तेरे को देने थे और मेरे को 20,000 उससे लेने हैं। क्लियर है? तो एस क्या पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों के बीच? हाँ, आ रहा है? नहीं है? तो क्या एस को पैसा देना पड़ेगा? और इस बात को ना एस ने क्या करा बेटा? एक्नॉलेज करा। इस बात को एक्नॉलेज करा। क्या वो उसके कहने से मान जाएगा? मेरे को बताओ। क्या वो, अगर डी ने ऐसा बोला सी को कि भैया तेरे को पैसा एस देगा, तो सी क्या बोलेगा? एस से पूछवा। बोलेगा नहीं बोलेगा? वो बोलेगा भाई एस से पूछवा। अगर वो बोलेगा हाँ तो ठीक है। तो डी ने बोला रुक, अभी मैं एस को बुलाता हूं। उसने एस को बुलाया, एस भाग भाग के आया। उसने बोला कि भाई मेरा जो पैसा बकाया है ना, तो इसको दे दियो। सी ने बोला ठीक है, अब ये दे देगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया बेटा? एक्नॉलेज कर दिया। और अगर इसने एक बार एक्नॉलेज कर दिया तो इसको पैसा देना पड़ेगा। अगर ये पैसा नहीं देगा, क्या सी इस पे सूट फाइल कर सकता है? आंसर इज यस। आ रहा है समझ में? आंसर इज यस। तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी बंदे ने एक बार एक्नॉलेज कर दिया तो वो बेटा स्टॉप नहीं हो सकता। स्टॉपेल का मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, यानी अब वो डिनाई नहीं कर सकता, उसको डिनाई करने से अपन रोक देंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो बोलो। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? स्टॉपेल बाय एक्नॉलेजमेंट। तो उस केस में भी अगर किसी बंदे ने एक्नॉलेज करा है कि मैं पैसा दूंगा इसके बिहाफ पे, तो उस बंदे को पैसा देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा तो उस पर सूट फाइल हो सकता है, हालांकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन था? स्ट्रेंजर। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो, क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है क्या? देखो पढ़ो 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 पढ़ो, देखो आ जाओ। कह रहा है डी ए डेटर हैज टू पे 1,000 टू सी क्रेडिटर, डी गिव्स द 1,000 टू एस फॉर पेमेंट टू सी, सी एक्नॉलेज टू एडमिट टू
एस फॉर द पेमेंट ऑफ 1000 ऑन बिहाफ ऑफ द डी। ठीक है, वही सेम केस है, कह रहा है हियर नाउ सी कैन फाइल सूट अगेंस्ट द एस इफ नीडेड। क्लियर है? क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चे? पक्का? अभी बुक से पढ़ोगे ना तब आपको दिखेगा कि कितना टेक्निकल लैंग्वेज वहां पे लिखी है। यहाँ तो मैं इजीली समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा है। डन? अभी बुक से पढ़वाऊंगा, देखना फिर। चले आगे, आ जाओ। अब कह रहा है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉविनेंट और कंडीशन रनिंग विद लैंड। क्या होता है ये कॉविनेंट? बुक में तो लिखा होगा सिर्फ कॉविनेंट रनिंग विद लैंड। इसका मतलब क्या समझते हो आप? बताएं, इसका मतलब क्या समझते हो आप? यहां पे जितने भी पॉइंट चल रहे हैं किसी का मतलब आपको एक लाइन से समझ नहीं आ रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है ना? चलो आ जाओ, मैं समझा दूं कौन सा है कॉविनेंट रनिंग विद लैंड, है ना? सुनना मेरे बच्चे, ये एक प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी किसकी थी? हमारे कृष्णा भैया की थी। किसकी थी? हमारे कृष्णा भैया की थी। प्रॉपर्टी की वैल्यू थी बेटा कितना? 1 CR। ठीक है, और प्रॉपर्टी पे बेटा हाउस टैक्स बकाया था। क्या बकाया था? हाउस टैक्स। कितना बेटा? 3 पेटी का। 3 पेटी समझते हो? 3 लाख। 3 लाख का हाउस टैक्स बकाया था। बताना अभी अभी इस कंडीशन में जो हाउस टैक्स की अथॉरिटी होगी, कोई अथॉरिटी होगी स्टेट गवर्नमेंट की, वो हाउस टैक्स रिसीव करेगी कृष्णा जी से। अभी इस ये किससे रिसीव करने के लिए इसका राइट है? हाउस टैक्स रिसीव करने के लिए इसका राइट किससे है? कृष्णा से, है ना? अभी ये किससे रिसीव करेंगे? कृष्णा से। समझ में आ रहा है? ये हाउस टैक्स किससे रिसीव करेंगे? जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो उसके ऊपर नोटिस निकालेंगे, कहेंगे भैया 3 लाख दो। सिंपल है, आ रहा है? अब देखना आगे क्या हुआ। कृष्णा ने बेटा ये ना सेल आउट कर दी। क्या कर दी? सेल आउट कर दी। किसको? हमारे उज्जवल भैया को। हमारे उज्जवल भैया को ये सेल आउट कर दी। तो अब ये प्रॉपर्टी इन्होंने खरीद ली। लेट्स सपोज 1.2 करोड़ की इन्होंने खरीद ली। ठीक, थोड़ी ज्यादा में ही बेचेगा, है ना? 1.2 करोड़ की इन्होंने खरीद ली। अब मेरे को बताना, और इन्होंने ना ड्यूज वगैरह चेक नहीं करवाए। इन्होंने ड्यूज जो थे प्रॉपर्टी के ऊपर ये चेक नहीं करवाए। तो जो ड्यूज हैं, ड्यूज बोले तो, ड्यूज बोले तो हाउस टैक्स, इन्होंने चेक नहीं करवाए। अब ये जो ड्यूज हैं ये किसको पे करने पड़ेंगे? बोलो। अब प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? उज्जवल। और प्रॉपर्टी उस जो प्रॉपर्टी है वो उस पे हाउस टैक्स बकाया था, वो किसको पे करना पड़ेगा अब? उज्जवल को। तो इसको बोलते हैं बेटा कॉविनेंट रनिंग विद लैंड। इसका मतलब क्या है? कंडीशन अटैच्ड, कंडीशन अटैच्ड विद लैंड। ठीक है, यानी जितने भी ड्यूज उस प्रॉपर्टी पे बकाया होंगे अब इन भाई साहब को वो चुकाने पड़ेंगे। हालांकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन था? कृष्णा। और लगे कब थे वो? जब कृष्णा ओनर था। यानी वो ड्यू जो जितने भी हाउस टैक्स हैं, जो टैक्स है, वो टैक्स की लेवी लगी किस पे थी? यानी टैक्स चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले किसकी थी? कृष्णा की। तो जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थे वो कौन था? हाउस टैक्स अथॉरिटी और कृष्णा। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन अगर लेकिन ड्यू टू सेल, ड्यू टू सेल अब ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? उज्जवल की। और जो कंडीशन उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच थी अब उसको किसको पे आउट करना पड़ेगा? उज्जवल को, जो अब ऑनर बन गया है। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉविनेंट रनिंग विद लैंड, जिसका मतलब होता है कंडीशन अटैच्ड विद लैंड। यानी कोई भी अगर उस पर ड्यूज है वो अब जो ऑनर है उसको चुकाना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा स्कूटी के केस में भी तो हो सकता है। मान लो स्कूटी है, उस पर 10,000 के चालान कटे हुए हैं, मैंने खरीद ली दीदी से, अब मैं ओनर बन गया तो मेरे को चुकाने पड़ेंगे। क्लियर है? आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो पढ़ ले। अब समझ में आया ये? अब समझ गए कॉविनेंट रनिंग विद लैंड होता क्या है? पक्का? चलो आ जाओ। कह रहा है एस सोल्ड हिज हाउस टू बी एट which a house tax 10,000 was outstanding. B was acknowledged about those dues. Here the government can recover the dues from the buyer, that is B. क्लियर है क्लियर या नहीं? बताइए, कोनो डाउट? नहीं? आगे आ जाओ लास्ट।
लिखा ही नहीं है ये मैंने। आ जाओ, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू, एक एजेंट के थ्रू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है तो उसमें बेटा एक थर्ड पार्टी लाइबल हो जाती है। कैसे, देखो मैं समझाता हूं। अब देखना बेटा, सही लिखा है मैडम? सॉरी, धनिया हो गया, पुदीना लिखो फिर। अब सही है, डबल ए, धानिया, सही है। चलो, धानिया दीदी है, क्या समझा रहा था मेरे को, तुमने बुलवा दिया। रिजल्ट आएगा, सुनो, आ जाओ प्लीज प्लीज। धानिया मैडम है, क्या समझा रहा था, हाँ। ये दीदी सीए बन गई, आप सबको जलना चाहिए इस बात से। ओ सही है, कॉन्फिडेंस तो अच्छा है मैडम आपका, करके दिखाना लेकिन। चलो सुनो सुनो प्लीज, दीदी सीए बन गई और दीदी का एक सीए का ऑफिस है, डन। दीदी यहाँ चेयर लगा के बैठी है। दीदी का यहाँ एक क्लाइंट है बहुत बड़ा, जिसका दीदी ऑडिट का काम करती है। किसका काम करती है? ऑडिट का, डन। क्या दीदी खुद जाएगी ऑडिट करने? अरे सीए साहब हैं वो यार, वो क्यों जाएंगे? हाँ, सीए साहिबा है मैडम। मैडम क्या रखेंगी अपने नीचे? असिस्टेंट, और एक असिस्टेंट की टीम यहाँ पे जाएगी। यार सुन लो प्लीज, असिस्टेंट की टीम यहाँ पे जाएगी और वो क्या करेगी बेटा? ऑडिट करेगी। दीदी बता देगी ऐसे ऐसे करना है, ठीक? आ रहा है समझ में आपको? मान लो अब कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ है बताना? सीए साहिबा के बीच में और क्लाइंट के बीच में। लेकिन वहां पे अब जा कौन रहा है? असिस्टेंट। तो मैं उनको एजेंट बोल दूं? मान लो हमने बाहर से हायर करा है कोई एजेंट, डन। अब एजेंट वहां पे जाके क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। लेकिन वहां पे जाके अगर एजेंट कोई वर्क गलत कर देता है या रॉन्ग कर देता है, या वहां जाके बस खाना पीना खाता है और आ जाता है, ऐसे भी तो हो सकता है। एजेंट हायर करा, वो जाता है, ऑडिट में बहुत खातिरदारी होती है, वो वहां जाता है, आराम से खाता पीता है, एंजॉय करता है और आ जाता है। यानी वो नेग्लिजेंस कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है और कुछ भी पकड़ में नहीं आया। ऑडिट, ऑडिट में क्या करना है काम? ऑडिट में आपको जाना है, ऑडिट में आपको जाना है, कोई नहीं, ऑडिट में आपको जाना है और आपको वहां पे गलतियां ढूंढनी है। आप करोगे फ्यूचर में जब आप सीए बन जाओगे। और वो जा रहे हैं बस वहां खा पी रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं, क्योंकि खातिरदारी वहां हो ही रही है कि भाई ऑडिटर साहब आए हैं, डन। तो नेग्लिजेंस कर रहे हैं और वहां पे कंपनी में फ्रॉड चल रहा था भाई 400 करोड़ का। वहां पे क्या चल रहा था? फ्रॉड चल रहा था 400 करोड़ का। ये लोग कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। लाइबल कौन होगा बताना? लाइबल कौन होगा? सही है, यानी इसके वर्क्स की वजह से आप लाइबल बन जा रहे हो, हालांकि ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आया समझ में? होता है ऐसा, तभी बना है। सही है। या अगर कोई प्रिंसिपल और काम ले लेता है तो उस केस में एजेंट लाइबल हो जाएगा और काम करने के लिए। सही है। तो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एक एजेंट प्रिंसिपल को लाइबल बना देता है और एक प्रिंसिपल एजेंट को बना देता है, हालांकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना। ये जो एजेंट है, क्या ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो। ठीक है। अगर ये भी मान लो ये भी एक सीए है, ये भी एक सीए है, तो इस केस में जो लाइबिलिटी आएगी वो किसके ऊपर आ जाएगी? एजेंट के ऊपर। लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? एजेंट के ऊपर। आ रहा है समझ में आपको? हालांकि ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मेन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं था, फिर भी लाइबिलिटी इनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर वहां पे नेग्लिजेंस करा था और वो अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर बस वहां मजे कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। आया पक्का? चलो देख लो, अब इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये बुक से पढ़ लेंगे। चले आगे। अब हमारा जो टास्क स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है बेटा बुक रीडिंग का। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है।
जल्दी से कोई बच्चा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, जल्दी से कोई बच्चा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए और हमारे साथ एक बार हमारी गीता को हम पढ़ते हैं। कहाँ है यार, डाउनलोड नहीं है क्या? चैप्टर 2 डाउनलोडेड नहीं है, मैं एक सेकंड डाउनलोड कर लेता हूं। आ जाओ। अब बेटा हम अपने आईसीआई के मटेरियल से देख लेते हैं कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, या हमें क्या समझ में आ रहा है। आ जाओ। कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा दिया था क्या? हाँ, क्विड प्रो क्यो पढ़ा दिया था क्या? क्या होता है इसका मतलब? समथिंग इन रिटर्न बताया था ना, बुक में लिखा हुआ है, ये घर पे रीड कर लोगे आप। व्हाट इज कंसिडरेशन, ये पढ़ा दिया था क्या? ना ना ना, पढ़वा दिया था, ये सब कुछ पढ़वा दिया था। एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड ये सब पढ़वा दिया था। अरे वाह, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ फिर तो थोड़ा सा ही है, आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ। हाँ, क्या कह रहा है? सूट बाय, सही है। और क्या क्या नाम थे इसके? देखो ये रहा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इज नॉन एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ, सही है। यानी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू फाइल नहीं कर सकता। आ जाओ एक बार पढ़ना, आ जाओ प्लीज। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। ओनली ए पर्सन हु इज ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन इट। ठीक है, तो ये जनरल रूल हो गया। आगे चलो। सही है। आ गया। पी और क्यू के बीच में हुआ था कॉन्ट्रैक्ट लोन का, और अगर वो पे नहीं करता तो पी और क्यू आपस में केस फाइल करेंगे, आर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसका तो अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रॉपर्टी खरीदने का। आ जाओ आगे। आ गया। अगर आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये नहीं समझाता और आप ये दो लाइन पढ़ते, आप अगर ये दो लाइन सिर्फ बुक से पढ़ते, तो आपको ये बात समझ में आती? आप लेकिन क्लियर है? हाँ। सेटलर कौन होता है मैडम? सेटलर कौन होता है? सेटलर कौन होता है? अभी पढ़ा है यार। सेटलर कौन होता है ये पूछा मैंने। आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, क्लास में, जो होना चाहिए। आ जाओ। इन केस ऑफ, क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? बोलो बोलो बोलो। कह रहा है देखो, द मेंबर ऑफ ए फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टी, जो ओरिजिनली पार्टी नहीं था, यानी परिदीदी का भाई, हमारे एग्जांपल में परिदीदी का भाई, ठीक है। पार्टीज टू दी सेटलमेंट में इन्फोर्स दी एग्रीमेंट, लेकिन वो इन्फोर्स कर सकता है, यानी केस फाइल कर सकता है। एक बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल घर पे, आगे आ जाओ। मैंने इससे अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको, आगे आ जाओ। ये दोनों मैंने एक साथ पढ़ा दिए थे क्या आपको? मैरिज वाला और फैमिली सेटलमेंट एक साथ पढ़ा दिया था, उसमें बोला था कि बेनिफिशियरी सूट फाइल कर सकता है। एक बार देख लीजिए। सही है। क्या कह रहा है? ए प्रोविजन में बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, अगर कोई प्रोविजन बनाया है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, ही में फाइल द सूट दो ही इज नॉट ए पार्टी टू एग्रीमेंट। इसका एग्जांपल पढ़ें प्लीज, इसका एग्जांपल पढ़ें।
क्या बोला है, बोलना। इतने से क्या समझ में आया है? अरे इतनी लाइन से क्या समझ में आया है? बहुत बढ़िया, आ जाओ। मिस्टर एक्स की वाइफ है जो जो जिसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट हो रहा है, आगे चलें। कह रहा है या तो अच्छे से ट्रीट करेगा या तो पैसा देगा। आ जाओ। दोबारा पीट रहा है। सही है। तो बीवी भी केस फाइल कर सकती है, हालांकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी। कैसा कैसा एग्जांपल है? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन था बताना? बंदा और बीवी का पापा। बोल रहा था मारूंगा नहीं, अगर मारूंगा तो पैसा दूंगा, है ना? लेकिन फिर भी मार रहा है और पैसा भी नहीं दे रहा है। तो जिसको मार रहा है वो केस फाइल कर सकती है। आ जाओ। सही है, समझ में आया? असाइनमेंट कौन सा था बताना, हमारे वाले केस में ग्रेट खल्ली वाला एग्जाम्पल था, याद हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे समझ में आ गया ना ये? एक बार पढ़ लो ये भी एग्जाम्पल। ये बता दिया था मैंने, कौन कौन था? डी था, सी था और एस था। तो एस ने बोला था कि मैं पैसे दे दूंगा डी के बिहाफ पे, अगर नहीं देगा तो सी एस पे सूट फाइल कर सकता है, यही था। एक बार पढ़ लो। समझ में आ गया? वही एग्जाम्पल है ये। आगे आ जाओ। ये क्या होते हैं? इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड। आ जाओ। एग्जाम्पल पढ़ लो। क्या था बताना इसमें? धानिया मैडम एग्जाम्पल समझाना, ये वाला क्या था? नहीं वो नहीं, जो मैंने दिया था वो नहीं पूछ रहा मैं। ये क्या पढ़ा है दीदी ने, ये पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 17 क्या बोल रहा है? दोनों एक साथ जुड़ी हुई थी लैंड, एडजेसेंट लिखा है ना उसमें। और उसके साथ एक कंडीशन है कि जो इंडस्ट्रियल वाली है, आप जो दूसरी लैंड है उसे भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसे यूज करोगे तो एग्रीकल्चर वाली खराब हो जाएगी और वहां पे खेती नहीं हो पाएगी। डन। तो इस केस में अगर ऐसी कोई कंडीशन अटैच्ड है तो वो सामने वाला जब खरीदेगा तो वो कंडीशन उसके ऊपर भी अबाइड होगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वैसे ही हाउस टैक्स वाला एग्जाम्पल था, लेकिन हाउस टैक्स वाला मेरे ख्याल से मोर अप्रोप्रिएट था, जो आपको समझ में आ रहा था। चलें आगे। सही है, समझ में आया? आपको आ रहा है समझ में? अच्छा एक चीज बताना, ये वैसे आईपीसीसी की चीज है, फिर भी मैं आपको, मतलब इंटर की चीज है फिर भी पूछ लेता हूँ। अगर इसने नेग्लिजेंटली काम करा, इसने, अगर एजेंट ने, दिख रहा है येलो, नेग्लिजेंटली काम करा, तो कौन लाइबल हो जाएगा? सी है, कि तुमने ऐसा आदमी भेजा ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप लाइबल हो जाओगे। डन। लेकिन मान लो इसने जाके वहां पे किसी से लड़ाई कर ली और मर्डर कर दिया किसी का, तो भी सी लाइबल हो जाएगा। हाँ, तो एजेंट लाइबल होगा। क्यों? क्या इसने इसको मर्डर करने के लिए ऑथराइज करा था? नहीं। तो जिस जिस काम के लिए सीए ने उसको ऑथराइज करा था, अगर वो गलत करेगा तो सीए लाइबल होगा। समझ में आ रहा है? क्या मैंने तेरे को वहां मर्डर करने भेजा था, भाई तू मर्डर कर ही आया तो भाई तू जेल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या मैंने ऑथराइज करा था तेरे को? क्या ये तेरी स्कोप ऑफ ड्यूटी में था मर्डर करना? नहीं।
तो जिस काम के लिए मैंने ऑथराइज करा है, अगर आप वो काम गलत कर रहे हो तो मैं लाइबल होऊंगा, क्योंकि प्रिंसिपल लाइबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? लेकिन आप कोई वहां चोरी कर रहे हो जाके, तो मैं लाइबल थोड़ी होऊंगा। आ रहा है? चलो, समझ में आया इतना? क्या ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया? हाँ, अब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हो, आप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है याद करने की, मैं कहीं से भी पूछ लूंगा, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब एक बार चैप्टर 1 चालू करें, आपने कुछ पोर्शन उसका रीड मारने के लिए छोड़ा था, अगर आपको याद हो तो आ जाएं, आ जाएं प्लीज, मैं याद दिला देता हूं। ये छोड़ा था आपने, याद है आपको? ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बताना यहां से। नहीं पढ़ा था, और कितना बच रहा था देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, याद है? सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सर छुट्टी करो। हाँ, सुनो थोड़ा सा पढ़ लो बस, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, 5 पेज नहीं पढ़ा रहा। बस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, बस यहाँ तक पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस में वैसे भी परफॉर्मेंस के टाइम पे पढ़ा दूंगा आपको, सही है? हाँ, ठीक है बेटा, चले, आ जाओ, पढ़ोगे या घर से पढ़ोगे? क्या कम्युनिकेशन ऑफ, वो याद है आपको सब जो मैंने डायग्राम बनवाया था, जो चीजें समझाई थी? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरर, एज अगेंस्ट द ऑफरी। तो पहले वो चार्ट पढ़ लेना और फिर रीड मार लेना, ठीक है? डाली होगी, ठीक है? चलो आज के लिए